कभी कभार आपके कोड में चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ऐसा में क्या होता है कि इस सिनारियो में देखने को मिलता है एक एरर जो कि हमारे कोड के लिए बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि उससे हमारा पूरा कोड क्रैश हो सकता है और चीज़ें वैसे वर्क नहीं करेंगी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ से डील करने के लिए हमारे पास आता है ट्राई एंड एक्सेप्ट, जो कि यूज़ होता है एरर हैंडलिंग्स में। सो व्हाट इज़ दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। ट्राई एक्सेप्ट को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल है, ए और बी। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं ए में से बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और फिर इसके नीचे कुछ लाइन्स ऑफ कोड है जो कि रियली इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जीक्यूट ही होना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस कोड हैज़ टू बी एग्जीक्यूट बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट इन माय केस अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, सो यू कैन से देयर इज एन एरर सेइंग टाइप एरर। टाइप एरर क्या कह रहा है कि मीन्स क्योंकि बी एक स्ट्रिंग है तो हम लोग किसी नंबर यानी इंटीजर में से कोई स्ट्रिंग नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। ओके, हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू क्या हुआ? सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि जहाँ पे हमारे प्रोग्राम को एक एरर मिलता है, वो कोड वहीं पे क्रैश हो जाता है, वहीं पे कोड रुक जाता है। अब ये जो लाइन्स ऑफ कोड जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे रन करना ही करना था, अब ये उसको भी रन नहीं करेगा। सेम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे मेरे पास अगेन 2 वैल्यूज़ है। मुझे क्या करना है, इस बार मुझे दोनों वैल्यूज़ को डिवीज़न देना है और अगेन इसके बाद मेरा एक लाइन ऑफ कोड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हैज़ टू रन होना है। बट अगेन अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, इस बार हमें एक एरर मिल रहा है, ज़ीरो डिवीज़न एरर। कह रहा है कि डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स 0 बाय 5 और 5 बाय 0 डज़न्ट मेक सेंस। ये एक इनफाइनाइट या फिर कुछ भी देता है, ओके। सो इस बार भी हमारा एरर की वजह से कोड यहीं पर ब्लॉक हो गया और हमारा जो इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ कोड थे वो रन ही नहीं हुए। इसी से हैंडल करने के लिए, इसी से डील करने के लिए हमारे पास आते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब मैंने सेम वही पहला वाला एग्ज़ाम्पल लिया। इसमें इश्यू क्या था कि हमारे यहाँ पे इस कोड को रन करते ही हमारा एरर आ रहा था। सो ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करने के लिए हम जहाँ पर चीज़ें में एरर आने की एक चांसेस होते हैं, हम उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को डायरेक्ट ना रन करके हम उसे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डाल दें। लाइक मुझे पता है कि वेरिएबल्स लेने में तो कोई इश्यू नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी कोई एरर आएगा। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे भी कोई एरर आ सकता है वैल्यूज़ लेने में, तो वहाँ पे भी आप ट्राई एक्सेप्ट लगा सकते हो। बट मेरे केस में मुझे पता है कि एरर आने की चांस यहाँ पे। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली ना लिख के मैं इसे लिखूँगा ट्राई के अंदर और फिर इसको मैं ट्राई के अंदर डाल देता हूँ। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस चीज़ को ट्राई करो, a माइनस b को ट्राई करो। एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या करो, प्रिंट कर दो सम एरर अकर। अब ये हुआ क्या, जिस लाइन ऑफ कोड में एरर आने के चांसेस होते हैं उसको हम लोग ट्राई के अंदर डालते हैं। अगर इस चीज़ को ट्राई करेगा, अगर वो एरर आ गया तो फिर वो एक्सेप्ट में जाएगा और एक्सेप्ट के अंदर जो भी कोड आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, क्या हुआ? सी इन दिस केस, जहाँ पे पिछली बार हमारा कोड ब्लॉक हो गया था, रन नहीं कर रहा था, वहाँ पे हमारा कोड रन हुआ। बस हमें इस बार मिला कि सम एरर अकर्ड और उसके साथ-साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ कोड था, जिसे हमें रन करना ही करना था, वो चीज़ भी रन हो गया। अब ऑफ कोर्स हम लोग रियल लाइफ में यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं डालेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऐसा कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करने का क्या तरीका, हम यहाँ पे उस एरर को हैंडल करने का कोई तरीका लिखेंगे। बट अभी हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए मैंने अब बस सिंपली प्रिंट कर दिया कि अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाता है और उसके अंदर जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद बचे हुए सारे कोड वो बिना एरर के एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिना आपका कोड ब्लॉक हुए। सिमिलरली मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। इसमें भी मुझे पता है एरर आने के चांस इधर है, तो इसको मैं ट्राई करूँगा। इसको मैं कहूँगा कि ट्राई करो आप a बाई b को। अगर ये रन होता है तो ओके, अदरवाइज़ एक्सेप्ट में मैं क्या कहूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा सम एरर अकर्ड और फिर जो मेरा कोड के बाहर मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ ताकि पता चलने के लिए कोड रुक नहीं रहा है। मैं लिख दूँगा बिलो कोड्स आर रनिंग। अब ये बस जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ, कोड वहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि सम एरर अकर्ड और उसके साथ-साथ ब्लॉक कोड्स आर रनिंग, मतलब एरर भले ही आ गया बट हमारा प्रोग्राम स्टक नहीं हुआ, रुका नहीं, हमारे और न सारे कोड्स रन हो रहे हैं। अब अगर मैं इस बी को 0 की जगह 1 कर देता हूँ, मतलब इस बार कोई एरर नहीं आएगा, ये चीज़ परफेक्टली रन हो जाएगी। तो क्या होगा? तो इस केस में आप देख सकते हो हमें वो आउटपुट मिल गया।
इसने ट्राई किया क्या ये चीज़ हो रहा है? उसने कहा हाँ, हो रहा है। जब वो हो गया तो उसने आउटपुट दे दिया, वो एक्सेप्ट में नहीं गया। सो दिस इज़ हाउ ट्राई एंड एक्सेप्ट वर्क्स। बट देयर इज़ समथिंग मोर दैट आई हैव टू टॉक अबाउट। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि सम एरर अकर्ड, मतलब हमें ये नहीं पता कि क्या एरर हुआ। मतलब अगर हमें जब तक पता ही नहीं कि क्या एरर हुआ तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे ज़ीरो डिवीज़न एरर आ रहा था, ऊपर टाइप एरर आ रहा था, हो सकता है कुछ और इंडेक्स एरर आ जाए। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एरर क्या आया तो हम उस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें पहले समझना होगा कितने टाइप्स के एरर होते हैं इन पाइथन। In Python or other languages, there are many types of error, like some famous are the syntax error, value error, zero division error, type error, index error। बहुत सारे होते हैं। अगर आपको समझना है तो इसको आप गूगल या चैट जीपीटी करके हर एरर को समझ सकते हैं, कौन सा एरर क्या इंडिकेट करता है। ओके। और इतने, बट मुझे बताना था कि इतने ये सब कुछ फेमस एरर होते हैं जो आप अपने कोड में नॉर्मली डे पे फेस करने वाले। ओके। अब बिफोर हम लोग ये देखें कि आप कैसे एरर्स को अलग-अलग एरर के हिसाब से अपने कोड को मैनेज कर सकते हो। पहले ये देखते हैं कि हम कस्टम एरर खुद से कैसे रेज़ कर सकते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाउ टू रेज़ अ एरर? अगर हमें खुद से एक एरर रेज़ करना, तो उसको कैसे रेज़ करना? लेट्स से मैं एक डमी कंडीशन ले रहा हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने कहा इक्वल टू 2। अब मैं कहूँगा अगर ये जो नंबर है ए, है ना? ये अगर इक्वल टू 2 है, तो मुझे अब एक एरर रेज़ करना है कि नंबर कुछ भी, मतलब नंबर बड़ा हो या कुछ भी, मतलब वो बराबर नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा रेज़। रेज़ कीवर्ड यूज़ होता है एक एरर रेज़ करने के लिए। अब रेज़ के बाद अगर आप एरर टाइप करो तो देख सकते हो इतने सारे एरर होते हैं कि एरर टाइप एरर, बहुत सारे एरर। तो हमारे केस में मुझे नहीं पता क्या एरर होगा, मैं तो लेट्स से कह सकता हूँ कोई भी एक ले लेता हूँ, नेम एरर, लेट्स से ओके, नेम एरर मैं ले लेता हूँ, या फिर कह सकता हूँ वैल्यू एरर। ओके, वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन दोगे कि एरर ये आया थी, तो मैं कहूँगा कि वैल्यू कांट बी 2। ओके, ऐसा मैंने कुछ डाल दिया। अगर ये ऐसा नहीं है तो मैं एल्स में कहूँगा प्रिंट, सॉरी, प्रिंट नो एरर अकर्ड। अब अगर इस चीज़ को मैं रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमें ये सेम उसी तरीके से एरर मिल रहा है जैसा हमें पाइथन एरर देता है। वैल्यू एरर और ये बताया गया कहाँ पे एरर आया। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि एरर में हमने यहाँ पे कस्टम मैसेज डाला कि एरर आया क्यों? सो दैट यूज़र इसको पढ़ के अपने एरर को सही कर सकता है। सो इस तरीके से हम एक कस्टम एरर खुद से भी रेज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों पढ़ा है? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे काम आने वाला है। अब हमें देखना है कि हैंडलिंग एरर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। अब हमें पता था कि एरर कुछ आ रहा था, बट हमें ये नहीं पता था क्या एरर आ रहा है। अगर हमें ये नहीं पता था एरर क्या आ रहा है तो हम चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरर के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे। लेट्स से सेम एग्जांपल, मेरे पास ए और बी की वैल्यू है। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ट्राई करो। इन वैल्यूज़ को ट्राई करो ये प्रिंट करने का। अगर ऐसा नहीं होता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जो एरर आने पॉसिबिलिटीज़, मैं उन सारों को प्रिंट करूँगा। मैं कहूँगा एक्सेप्ट क्या हो सकता है? सबसे पहले ज़ीरो डिवीज़न एरर आ सकता है। अब इसको आप चाहो तो एक एलआईएस नेम दे सकते हो, मैंने कहा एज़ जेड, इस एरर को मैंने एज़ अ जेड बोल दिया। अब अगर ज़ीरो डिवीज़न एरर आता है तो इसमें ऑफ कोर्स आपको उसको हैंडल करने के लिए तरीका लिखना होगा, बट मैं फ़िलहाल के लिए लिख दे रहा हूँ कि ज़ीरो डिवीज़न एरर अकर्ड। अब अगर आपको और इन्फॉर्मेशन में शो करना है तो ये जो एरर आया इसको आप यहाँ पे जेड डाल दोगे तो ये वो एरर भी दिखा देगा कि ये एरर आया कहाँ पे। और यहाँ पे इस कॉन्कैटनेशन लगा देता हूँ। और फिर दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है ज़ीरो की जगह कोई स्ट्रिंग में ज़ीरो डाल दे, तो मतलब मेरा आ सकता है वो टाइप एरर आ सकता है। ओके? तो मेरे पास टाइप एरर भी आ सकता है जिसको मैं एज़ टी कह रहा हूँ। इसमें फिर से मैं प्रिंट कर दूँगा इफ कॉन्कैटनेशन के साथ कि टाइप एरर अकर्ड। ओके? कुछ भी, टाइप एरर अकर्ड, और फिर मैं प्रिंट कर दूँगा उस टी को। फिर ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो कि अगर एक्सेप्ट ये वाला एरर आता है, लेट्स से टैब एरर आता है, या फिर बहुत सारे एरर्स होते हैं, वो आपको पता है कौन-कौन से एरर होते हैं, उस सब के लिए आप अलग से कोड लिखोगे और अपने प्रोग्राम को बिल्कुल स्मूथ कर दोगे कि कोई भी आपका ब्लॉकेज ना हो जाए प्रोग्राम में। और फिर दैट्स इट, ये आपको करना होता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो इन माय केस मुझे मिलना चाहिए ये ज़ीरो डिवीज़न एरर। एंड सेम वी हैव गॉट ज़ीरो डिवीज़न एरर अकर्ड। क्या हुआ? डिवीज़न बाय ज़ीरो हो गया। अब अगर मैं इसका थोड़ा टाइप चेंज कर देता हूँ,
तो अब ये ज़ीरो डिवीज़न एरर में ना जाके इसको हैंडल करेगा, कहेगा कि भाई टाइप एरर अकर्ड हो गया, अनसपोर्टेड जो भी है मतलब। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डिफरेंट एरर के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना सीख चुके हैं। अब वन लास्ट थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ट्राई एंड एक्सेप्ट में, और उसे कहा जाता है एल्स एंड फाइनल। तो क्या होती है एल्स एंड फाइनल? एल्स क्या होता है? एल्स मतलब अगर आपने किसी चीज़ को ट्राई किया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा बिना कोई यहाँ-वहाँ की बात करे। एल्स मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ को ट्राई किया और वो एरर नहीं दिया, तो फिर एल्स वहाँ पे रन होगा। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मेरा एक वर्चुअल एटीएम या कोई ऐप है जिसमें मैं अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स अगर आप किसी चीज़ में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो अमाउंट एट लीस्ट ₹1 होना चाहिए। मतलब अगर वो 0 या 0 से छोटा होगा तो आप वो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैंने वही किया, मैं एक अमाउंट ले रहा हूँ यूज़र से कि आप कितना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, और फिर कह रहा हूँ अगर ये अमाउंट लेस दैन या इक्वल टू 0 है, तो एक वैल्यू एरर करो कि अमाउंट मस्ट बी पॉज़िटिव, अदरवाइज़ ये ट्रांसफरिंग मनी लिख के आएगा। और अगर ये एरर आता है तो ये कह देगा ट्रांसफर फेल्ड। और फिर यहाँ पे एल्स और फाइनली 2 चीज़ लिखा हो, तो मैं फाइनली को फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको अभी मैं समझाता हूँ 1 मिनट में। अब फिर मैंने एल्स में क्या कहा, प्रिंट ट्रांसफर सक्सेसफुली। अभी के लिए देखो क्या होगा, अगर मैं अमाउंट कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे एक एरर रेज़ हो जाएगा, और एरर रेज़ होगा तो फिर ये ट्रांसफर फेल का हुआ और ट्रांसफर फेल प्रिंट करके आ जाएगा। जैसे मैंने रन किया वही आउटपुट आया, ट्रांसफर फेल, अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। अब एज़ सून एज़ मैंने इसको पॉजिटिव किया, लेट्स से ₹10 ₹1 समथिंग, तो उधर क्या लिख के आ रहा है, ट्रांसफरिंग मनी और मनी ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। तो इसका ये मतलब होता है एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा हो। अगर कोई एरर नहीं तो आप एल्स ब्लॉक को अपने सिचुएशन के हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है। ओके। और फिर अगर बात करें फाइनली की, तो जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट करता है, फाइनली मीन्स रन्स ऑलवेज। ये हमेशा फाइनल में होके चलना ही चलना है। डिफरेंस बस इतना है कि इसमें अगर एरर आए या फिर ना आए, दोनों ही केस में ये फाइनली ब्लॉक रन होगा। इसका मेनली यूज़ होता है अगर आपने कोई फाइल ओपन की तो फाइल को क्लोज़ करने में, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा होती है जो आपको एट द एंड रन ही करना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उस कोड को आप फाइनली ब्लॉक इन दे डालते हो। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे ये चीज़ प्रिंट हुई कि आई विल ऑलवेज़ रन। इवन तो अगर यहाँ पे एरर भी आ जाता है 0, तो एल्स तो नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि एरर आ गया तो एल्स तो नहीं चला, बट ये फाइनली ब्लॉक हमेशा चला। तो इस तरीके से आप एल्स और फाइनली ब्लॉक का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर ट्राई एंड एक्सेप्ट। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो इन ट्राई एक्सेप्ट। इनको सीखने के बाद आप अपने कोड को बिना ही ब्लॉक हुए, बिना स्टक हुए आप अपने कोड को स्मूथली रन कर सकते हो। So if you like this video, please make sure to like it, give it a thumbs up, and subscribe to the Unicode. It will really help me. Thank you. Bye bye. I will see you in the next video.